हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अगले लेक्चर जो कि चैप्टर 5 का, ठीक है ना। अगले लेक्चर को लेकर के आया हूँ और आप देख रहे होंगे, आपने थंबनेल देख करके पहचान गए होंगे। तो इस लेक्चर में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इससे पहले मैं पढ़ा चुका था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है ना। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और धारा घनत्व जे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ाया था कि जे इजकल टू आई बाई ए होता है और आई इजकल टू होता है एन ई ए वी डी इजकल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पर हमने डाल दिया था एन ई ए वी डी अपान में ए, ये कैंसिल कर दिया था तो जे इजकल टू आ गया था एन ई वी डी, ठीक है। ये आ गया था आपका, बातें समझ में आ रही। तो इस लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ गतिशीलता, ठीक है ना। इसको मोबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, गतिशीलता। तो मोबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे क्या क्या होता है, इसका मात्रक क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो गतिशीलता किसे कहते हैं। फर्स्ट बात आती है कि गतिशीलता किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है। बहुत कम जानना है आपको, अगर एग्ज़ाम में क्रैक करना है, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाना है तो बहुत कम जानना है। बस इसका थ्योरी समझो, ठीक है ना, और फार्मूले समझो, ठीक है। तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। नोट कर लो, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को अनुपात को क्या बोलेंगे, गतिशीलता बोलेंगे, यानी कि मोबिलिटी कहते हैं। बातें समझ में आ रही है, गतिशीलता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं। गतिशीलता को किससे इंडिकेट करते हैं भैया, म्यू से। इस तरह इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फटाफट नोट करते जाओ। अब देखो, गतिशीलता जो होती है, मैंने तो सीधे सीधे लिखवा दिया, म्यू इजकल टू क्या होगा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। फटाफट नोट कर लो ये फार्मूला। ऐसे ही फार्मूले एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, पूछे जाते हैं। म्यू इजकल टू वी डी बाई, ये फार्मूला लगाओ और फटाक से आंसर पाओ। तो एयरफोर्स, नेवी वगैरह जो जिसको भी क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें फार्मूले आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक कि इसका मात्रक भी याद होना चाहिए। मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में, जो एसआई पद्धति में गतिशीलता का मात्रक नोट करते जाओ फटाफट। गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड, आधा इंग्लिश आधा हिंदी लिख रहा हूँ आज, इंटू सेकंड होता है। फटाफट नोट कर लो। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, यहाँ से ब्रेक करो यार, वी का रखो वैल्यू। आई इजकल टू एन ई ए वी डी होता है, ये रखना, आई इजकल टू एन ई ए वी डी। यहाँ से वी डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, आई बाई एन ई ए। तो यहाँ पर रख दोगे आई बाई एन ई ए, तो म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, आई बाई एन ई ए और ई,
ई इजकल टू ए बाई क्यू होता है, वो रख लो। वो सारी चीज़ें रखोगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। नहीं आएगा तो बोलना है, ठीक है। इसको रखना और अपने से चेक करना कि क्या ये मात्रक सही आ रहा है कि नहीं। क्लियर है, आएगा ही आएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? मिटाओ इसे, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में जानते होगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वैद्युत प्रतिरोधकता भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूँ और नोट कर लिए होंगे तो फटाफट और कॉपी बनाइए अपना। चैप्टर 1 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर 5 है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कुछ 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना ही है। 30% सिलेबस कम करने का मतलब क्या हुआ? वो यहाँ पर कम कर रहा है, लेकिन वो क्या, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे या फिर और किसी चीज़ में जाएंगे, क्रैक करना हो कुछ भी, SSC JEE कुछ भी होगा, रेलवे का भी फॉर्म या फिर IIT का भी फॉर्म, JEE मेन का फॉर्म, नीट का फॉर्म, ये सब क्रैक करना है तो 100% आपको फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स पे पढ़ना ही पड़ेगा। 30% भले ही CBSE और UP बोर्ड कुछ भी कम कर दिया हो, आपको पूरा पढ़ना है। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। पूछेगा कि ई इजकल टू F बाई क्यू ये प्रूव नहीं कर सकते क्या, वो ये सारी चीज़ें फार्मूले वगैरह, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। चलिए लिखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। किसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, किसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है ना, का विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा, ठीक है ना, वैद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लिख लो फटाफट, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा तथा, या फिर लिख लो तथा वैद्युत धारा, धूत नहीं है भैया, कैसा मैं लिख रहा हूँ यार, वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये मत समझ लेना कि धारा कहीं और है, धारा किसी और का ले लो और चालक के सिरे विभवांतर कहीं और का, ठीक है, तो गलती हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? वैद्युत प्रतिरोध इसको हम R से इंडिकेट करते हैं। R इजकल टू होता है V/I। इसे हम ओम का नियम भी कहते हैं, इसे हम वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट। V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक एम्पियर। बातें समझ में आ रही है? वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम भी कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? यहाँ से लिख सकते हैं आप, तो ये हेडिंग लगाकर लिखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत
प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम भी कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में रही है? इसको हम ओम, ठीक है। आर की बीमा ज्ञात करनी है, इसको नोट करो फटाफट। मिटाऊं क्या इसे? चलो मैं इसे मिटाता हूं। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आर की बीमा, आर की बीमा क्या होती है? यहाँ पर हम जानते हैं कि आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, और वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और ये हो गया आई। यहाँ पर डब्ल्यू की बीमा क्या हो जाएगी? तो आर की बीमा यहाँ से लिखेंगे, आर की बीमा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू की बीमा और अपान में क्यू की बीमा और आई की बीमा। तो डब्ल्यू की बीमा क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। और क्यू की बीमा होती है ए टी, और एक आई की बीमा होती है ए। यहाँ से ऊपर उठा ले जाएंगे तो आर की बीमा जो है जाएगी, याद नहीं करना है यार, डब्ल्यू की बीमा ये तो याद कर लो, या तो अपने से भी निकाल लो। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? कार्य इक्वल टू बॉल इंटू विस्थापन। फार्मूले याद होंगे तो आपको बीमा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। बातें समझ में आ रही है? तो फार्मूले आप याद रखिएगा, कर ले इसको। तो देखिए यहाँ पर ml2 a माइनस टू टी माइनस थ्री आ जाएगा। सही है क्या? ml2 a माइनस टू टी माइनस थ्री। बीमा पता चल गया कैसे निकला, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया। ठीक है, अब चलिए इसका जो बोलता है कि 10 ओम, तो 10 ओम ऐसे दे देगा। ये है ओम का निशान, ठीक है, इस टाइप से। 15 ओम, तो 15 ओम ऐसे कर देगा। ये है ओम का निशान, मार्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओम वगैरह सब समझ गए, सब चीज़ समझ गए। अब इसको हम एक जो बड़ा मात्रक जो होता है एक मेगा ओम होता है, और सबसे छोटा जो होता है एक माइक्रो ओम होता है। बातें समझ में आ रही है? तो इसको भी मैं लिखवा दे रहा हूँ कि एक मेगा ओम में कितना ओम होता है, एक माइक्रो ओम में कितना ओम होता है। तो ये भी लिख लीजिए, एक मेगा ओम, एक मेगा ओम, इसको ऐसे दर्शाया जाता है, एक मेगा ओम। ठीक है ना, इज इक्वल टू 10⁶ ओम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक माइक्रो ओम की भी बात कर लें। एक माइक्रो ओम, एक माइक्रो ओम, इसको लिखेंगे एक माइक्रो ओम। ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, ठीक है ना, ओम। इसको देखिए, एक मेगा ओम इक्वल टू 10⁻⁶ ओम, और एक माइक्रो ओम इक्वल टू 10⁻⁻⁶ ओम होता है। ठीक है, मिटाओ इसे, नोट कर लीजिए फटाफट। अब आती है वैद्युत चालकता। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो सीधे सीधे इसका होता है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो होते हैं वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका ये है थ्योरी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे मैं मिटाता हूँ और नोट कर लीजिए फटाफट। वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत प्रतिरोधकता। थ्योरी पूरा क्लियर करवा रहा हूँ आप लोगों को। थ्योरी रहेगा, बेस है ये सारी चीज़ें। बेस नहीं कंप्लीट होगा तो आप कैसे सब चीज़ के बारे में जानोगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी, सही है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सीधे सीधे हमने क्या बोला कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। लिख लो, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है ना। वैद्युत चालकता का मात्रक जो होता है पर ओम भी बोल सकते हैं। वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, ठीक है ना, पर ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। या इसे महो बोलते हैं, मो या महो बोलते हैं शायद, हाँ महो बोलते हैं। इसे महो अथवा साइमन होता है। वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या महो या साइमन होता है। याद कर लेना, फटाफट लिख लो, छाप लो। वैद्युत चालकता की बीमा इसकी उल्टी हो जाएगी, वैद्युत प्रतिरोध के उल्टा, आर का बीमा का उल्टा हो जाएगा। तो लिखवा देता हूं, आप उल्टा कर लीजिएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता वैद्युत चालकता या प्रतिरोधकता हो गया, वही बात हो गई। वैद्युत चालकता लिख लेना, ठीक है ना। प्रतिरोधकता से भी कोई बात नहीं है, वो ऐसे वैद्युत चालकता आता है। तो वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, की बीमा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बीमा क्या होती है? M-1 L-2। उसका सीधा सीधा उल्टा कर लो यार, जो लिखवाया हूँ आर की बीमा, इसके उल्टा कर लो, A2 और इसके बाद T3 हो जाएगा, A2 T3, ये हो जाएगा वैद्युत चालकता की बीमा। बातें समझ में आ रही है। अब चलिए हम ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम क्या होता है इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मिटाओ इसे, फटाफट बोलो मिटाओ इसे। चलो मैं इसे मिटाता हूँ और ओम का नियम वगैरह सब समझेंगे। ओम का नियम क्या होता है आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे शायद। ओम का नियम, यदि किसी चालक को, सीधे सीधे बोलेंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषकर ताप दाब वगैरह सब न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नोट कर लो फटाफट। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था विशेषकर ताप दाब वगैरह सब होता है, ठीक है ना, भौतिक अवस्था में आ गया, न बदले तो अवस्था न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती
होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? V प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर I, यही है फार्मूला। और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो V इक्वल टू एक R कांस्टेंट आ जाता है, ये I। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे R इक्वल टू क्या आ जाता है, V/I। ये प्रैक्टिकली संभव हुआ है, वेयर R यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। बातें समझ में आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है क्या? इस नियम के अनुसार V तथा I के बीच अगर ग्राफ खींचे तो एक सीधी सदैव जो होती है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ठीक है, इसके आगे लिखवा रहा हूँ, लिख लो। मिटा रहा हूँ, इसे मिटाऊँ? बोलो बोलो फटाफट फटाफट, मिटाऊँ? चलिए, इसके आगे लिखना है आपको। इसके आगे क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं बता रहा हूँ आपको। इस नियम के अनुसार ठीक है, इस नियम के अनुसार V तथा I के बीच, V तथा यानी कि विभवांतर तथा I यानी कि धारा के बीच ग्राफ खींचने पर सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, और यह नियम जो है केवल धातु चालकों के लिए ही संभव है। और यह नियम केवल धातु चालकों के लिए ही संभव है। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? यहाँ पर एक V तथा I के बीच ग्राफ खींचेंगे। यह है I, इधर जा रही है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये सिर्फ धातु चालकों के लिए ही संभव है। ठीक है, बातें समझ आ रही है? ये नोट कर लो फटाफट। अब हम प्रूव करेंगे कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का प्रतिपादन कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, अपवाह वेग के नियम के आधार पर ओम के नियम का प्रतिपादन। ठीक है, मिटाओ। चलिए, मैं इसे मिटाता हूँ और हेडिंग लगाइए, अपवाह वेग के नियम के आधार पे, अपवाह वेग के आधार पे, सीधे सीधे लिखो, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का प्रतिपादन। हेडिंग लगाओ, अपवाह वेग के, ऊपर लिख देता हूँ, अपवाह वेग के आधार पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भैया। अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का प्रतिपादन मतलब उत्पादन। बातें समझ रही क्या? प्रतिपादन यानी कि उत्पादन। I इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है NEAVD। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि E इक्वल टू एक फार्मूले जानते हो कि V/L होता है। I नहीं है, L। ठीक है, F इक्वल टू एक जानते हो कि QE होता है, ये भी जानते होगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q और E का वैल्यू रख दो, V/L। ये इतनी समझ में आ रही क्या?
इतनी समझ में आ रही क्या आपको? इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, ठीक है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब यहाँ पर देख रहे होगे कि सेकंड और थर्ड के अनुसार सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या होगा? तो एलचेस बराबर है एफ और एफ बराबर है तो आरचेस भी बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा? ए क्यू भी अपान एल इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सिंप्लाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई भी अपान एम एल। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई भी अपान एम एल। ये भी फार्मूला याद रखिएगा भैया। अब देखिए कि माना कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उष्मी वेग वगैरह सब मैंने लिखवाया है, आप समझ गए होंगे। उष्मी वेग किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं लिखवाया हूँ क्या आपको? बोलो बोलो फटाफट। चलो, उष्मी वेग मैंने लिखवाया है आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर आयतनों के बीच खाली स्थान में 10�5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, ठीक है ना। इस वेग को हम उष्मी वेग वगैरह कहते हैं। और उष्मी वेग को हमने U1 और U2 वगैरह से हमने प्रदर्शित किया था। बातें समझ में आ रही है? तो माना कि लिखेंगे, माना कि वैद्युत क्षेत्र, माना कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में माना कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उष्मी वेग U1 कामा U2, ठीक है ना, कामा U3 डॉट डॉट UN तक ले सकते हैं। UN है। माना कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उष्मी वेग ये है तथा वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उष्मी वेग क्या हो जाएगा? लगाने पर उष्मी वेग U1 प्लस एटावन, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, μ1 प्लस एटावन, ठीक है। इसी तरह μ2 प्लस एटा2, ठीक है। इसी तरह μ3 U3 म्यू में लिखा यू लिखो, ठीक है ना, U3 प्लस एटा3। इसी तरह डॉट डॉट UN प्लस एटा_n हुए, ठीक है ना। बातें समझ आ रही? तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से निकालेंगे VD इक्वल टू निकालेंगे तो U1 प्लस एटा1 U1 प्लस एटा1 प्लस U2 प्लस एटा2, ठीक है। इसी तरह चलता चला जाएगा प्लस डॉट डॉट UN प्लस एटा_n, ठीक है, अपान में इन से डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से हमने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया। कुल पदों की संख्या अपान कुल पद अपान में कुल पदों की संख्या, यहाँ से हमने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा VD इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN अपान में n हो जाएगा प्लस एटा1 प्लस एटा2 प्लस डॉट डॉट एटा_n लिख लेना आपने से अपान में n,
इतनी बातें समझ में रही क्या? ए निकालने के कामन तो टा1 + टा2 + टा3 + टा n डॉट डॉट n तक चला जाएगा। यहाँ से VD हमने लिखवाया था, उसमें वेग ये हो जाएगा 0, औसत उसमें वेग क्या हो जाएगा, ये 0 हमने लिखवाया था। आपको बातें समझ में रही क्या? और यहाँ पर बचा ये एवरेज ले लेंगे तो ये टा प्लस ए टा ले सकते हैं। ठीक है, तो VD जो आया ए टा आ गया। यहाँ से बातें समझ में रही है? VD = ए टा आ गया और यहाँ से ए का वैल्यू रख लें यहाँ पे, तो डायरेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा, VD = ए का वैल्यू रख ले तो EV/ml और ये टा, VD = EV/ml टा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? VD = EV/ml टा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे टा वगैरह सब जानते होंगे कि टा क्या है। टा वगैरह आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि टा क्या लिख दिए, ये तो जानते होंगे, ये एक्सेलरेशन है। टा क्या है? तो टा जो है दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच का समय अंतराल है। ठीक है ना, टा जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच का समय, टकरों के बीच का समय अंतराल है। ठीक है ना, टा। बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है यार? ये तो हो गया उसमें वेग, और ये भी तो वेग ही होगा, तो ये समय अंतराल v = u + at, u 0 हो जा रहा है यहाँ पर, at आ गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे सीधे समझो, तो ये लिखो, नोट करो फटाफट, और इसके आगे हम लोग रखेंगे। ये मिटाऊंगा मैं। ठीक है, मिटाऊं क्या? फटाफट बोलो, मिटाऊं क्या? चलो मैं इसे मिटाता हूँ। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या था भैया, क्या हमने लिखा था इक्वेशन फर्स्ट वगैरह? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था ना, I = NEAVD। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ से VD का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I = NEAVD का वैल्यू रखो यहाँ पे, EV/ml × टा। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? बताओ फटाफट बताओ, इतनी बातें समझ में आ रही है कि ना आप लोगों को? NEA × EV/ml, ठीक है ना, × टा। तो यहाँ पर NEA, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर I = NE² हो जाएगा क्या? NE² हो जाएगा क्या यहाँ पे? NE² A/ml टा, इसको ये रख लो, और × V। तो यहाँ पर हमने लिखवाया था कि R = V/I। यहाँ पर देख रहेंगे I है, तो I है ना, R = हमने V/I हमने लिखवाया था, और यहाँ से हम निकालें I = V/R हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर, इसको इधर लेकर चले आओ, डेट सिंपलाई, इसको इधर लेकर चले आओ, इसको इधर लेकर चले आओ, तो V/I = V/I, इसको इधर लेकर चले आए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले आओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर लेकर चले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो ml/में NE² A टा।
ये बातें समझ में आ रही क्या? वी बाई आई इक्वल टू यहाँ पर ये जो आया इसको हम आर लिख सकते क्या? हाँ, एम एल अवाट पावन में एन स्क्वायर एटा को आर लिख सकते हैं क्या? तो वी बाई आई इक्वल टू यहाँ पर हम आर लिख सकते हैं, डैट सिंप्लाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए टा। ये बातें में समझ आ रही है? यहाँ से हमने ये कांस्टेंट ये हो गया, आर आपका कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि देन यहाँ से आपका ओम का नियम प्रूव हो गया। देन वी बाई आई इजकल टू आर प्रूव हो गया। बातें समझ में आ रही है? आर इजकल टू एम एल अपान में एन स्क्वायर एटा, ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये प्रूव हुआ ओम का नियम। ठीक है, नोट करना है, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। मिटाओ इसे। चलिए, नोट कर लिया है तो नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है तो हम इसे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसे हम रो से इंडिकेट करते हैं। बातें समझ में आ रही क्या? इसे हम क्या करते हैं? रो से इंडिकेट करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो इसको हम कैसे थ्योरी इसको बनाएंगे, किस टाइप से बनाएंगे? ऐसे लिखना है थ्योरी कि किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लिखिए फटाफट, किसी चालक के भीतर, किसी चालक के भीतर, ठीक है ना, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व का भी लिखवाया चुका हूँ भैया, धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व, धारा घनत्व हो गया, यहाँ पर लिख लो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी लिख लो ऐसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व के अनुपात को, अनुपात को क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? रो से इंडिकेट करते हैं, रो। ठीक है, रो इजकल टू होता है ई बाई जे, जे इजकल टू क्या होता है? आई बाई ए। चूंकि यहाँ पर आप देखो रो इजकल टू ई बाई जे के जगह पर आई बाई ए कर देंगे, चूंकि जे इजकल टू आई बाई ए, ये हमने लिखवाया था फार्मूला। तो रो इजकल टू क्या आ जाएगा? ई ए अपान आई। ठीक है, बातें समझ में क्या आ रही क्या? और यहाँ से हम ई ए अपान में आई कर दिया, और ई इजकल टू हम जानते हैं, इस पे लिखवा देता हूँ डायरेक्ट सिंपल, रो इजकल टू ई के जगह पर वी बाई एल डाल दे, वी बाई एल इंटू ए आई, ये है आपका एल, ये है आपका आई। तो चूंकि ई इजकल टू हमने डाल दिया वी बाई एल, तो आपका आ गया ए भी अपान, ठीक है ना, ए भी अपान एल आई।
यहाँ से हम डाल सकते हैं रो इजकल टू वी बाई आई, इसको लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, आर रो इजकल टू आर इंटू ए बाई एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, रो इजकल टू आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, नोट कर लेंगे। यहाँ पर आर जो हो गया कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो रो प्रोपोर्शनल टू जो होता है ए बाई एल, रो प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल आ जाता है। ठीक है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपाती तथा, ठीक है ना, तथा उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लो आप कि अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट कर लेना है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, इसको मिटाओ, बताओ फटाफट, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। और इसी पे मैं इसको द इंड करूँगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक में बेमा लिखा गया, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे अगेन यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर इजकल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। ये बातें समझ में रही क्या? यहाँ पर अब फिर रो कांस्टेंट हो जाएगा, रो कांस्टेंट आ गया आपका, तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ गया। अर्थात जो होता है, अर्थात वैद्युत प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती वैद्युत प्रतिरोध, और यहाँ पर वैद्युत क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध में अंतर है। यहाँ पर देखिए वैद्युत प्रतिरोध जो होगा चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सीधे इसके उल्टे। यहाँ पर देखेंगे, बातें समझ आ रही है? ये है वैद्युत प्रतिरोध, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम इंटू मीटर होता है। लिखवाऊँ इसे, चलिए लिखवा ही देता हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको तो यहाँ पर लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक एवं बीमा। विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक एवं बीमा, प्रतिरोध का लिखो भैया, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है, ओम इंटू मीटर होता है। और इसकी बीमा जो होती है, बीमा भी नोट कर लो फटाफट, ml3t-3a-2, ml3t-3am-2। बीमा निकालने आप सीख जाओगे, आसानी से सीख गए होगे। ठीक है, हमारी बीमा की भी वीडियो पड़ चुकी है। ठीक है, तो ml3t-3a-2 आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा आ गया। विशिष्ट चालकता आप लोग जानते होंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और धातु का विशिष्ट प्रतिरोध प्राचल के पदों में ये भी लिखवा दूँ क्या? चलिए ये भी लिखा देता हूँ कि विशिष्ट धातु का विशिष्ट प्रतिरोध प्राचल के पदों में, ठीक है ना। ये छूट रहा है टॉपिक, ये इसी में टॉपिक है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। मिटाओ इसे, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। ये टॉपिक इसी में है तो मैं इसे लिखवा दे रहा हूँ। और धातु का विशिष्ट प्रतिरोध प्राचल के पदों में, हेडिंग है ये, धातु का
विशिष्ट प्रतिरोध धातु का विशिष्ट प्रतिरोध प्राचल के पदों में ठीक है। हम जानते हैं कि रो इजकल टू अभी भी प्रूव कराया आर इंटू ए बाई एल होता है ठीक है। और यहाँ पे आर इजकल टू होता है, हम अभी ओम के नियम में प्रूव कराया एम एल अपान में एन स्क्वायर एटा ठीक है। आर इजकल टू एम एल अपान में एन स्क्वायर एटा ठीक है। यहाँ पर हमने रो का आर का वैल्यू रख दें अगर इसमें ठीक है, तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा एम एल अपान में एन ई स्क्वायर एटा इंटू ए बाई एल। तो ए से ए एल से एल कट गया, डेट सिंप्लाई रो जो आएगा एम अपान में एन ई स्क्वायर टा, ये भी एन ई स्क्वायर टा आएगा ना, कट गया सारी चीज़ें। तो रो इजकल टू एम अपान में एन ई स्क्वायर ठीक है ना टा। बातें समझ में आ रही है। इससे क्या होता है कि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व एन पर अर्थात एन पर ठीक है ना, अर्थात धातु की प्रकृति पर निर्भर है, इसका मतलब ये होता है। लिख लो अतः ठीक है ना, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध ठीक है ना, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व n ठीक है ना पर अर्थात ठीक है ना धातु की प्रकृति पर निर्भर है, अर्थात धातु की प्रकृति पर निर्भर है। बातें समझ में आ रही है, ये आप नोट कर लेंगे। रो इजकल टू एम अपान में एन ई स्क्वायर भी टा होता है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपने ओम का नियम का प्रतिपादन हमने किया ठीक है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपवाह वेग से ओम के नियम का प्रतिपादन ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग कॉपी नोट्स अच्छे से बनाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपका नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।